हेलो लर्नर्स, दिस इज साक्षी। वेलकम टू साक्षी पंसन चैनल। आज हम फिर से करने वाले हैं सी टेट को यहाँ पे टारगेट लेकर चलेंगे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सी टेट, ठीक है। और यहाँ पे हम अपकमिंग एग्जाम जो है उसको लेकर चलेंगे, जो कि आपका 31 जैन को अपकमिंग एग्जाम है सी टेट का, ठीक है। चाहे आपका यहाँ पे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, दोनों को ही यहाँ पे हम लेकर चलते हैं, किसी एक को लेकर नहीं चलते हैं। मैं टारगेट यहाँ पे दोनों को लेकर चलना होता है, क्योंकि पेडागोजी जो है वो आपके दोनों ही पेपर में रहती है और बहुत ही मेन रोल प्ले करती है ना। क्योंकि अगर जिसको पेडागोजी नहीं आते हैं तो पेपर क्लियर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेडागोजी जो है वो हर सब्जेक्ट में रहती है और वो भी 50 मार्क्स की रहती है हर सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो अगर पेडागोजी आना बहुत मेन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको कैसे डील करना है, और इस वीडियो में सिर्फ इन दो क्लासेस होगी, आपकी मैथन क्लासेस होगी, और दो मैथन क्लासेस में मैं आपको सारी ट्रिक्स जो है क्लियर करने वाली हूँ। इसमें हम कंटेंट का भी मैं थोड़ा सा लेकर आऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम कंटेंट पढ़ेंगे, है ना, और इसी में ही जो है मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ, जैसे कि इससे पहले 3 वीडियो में ऑलरेडी जो है ट्रिक्स की डाल चुकी हूँ, ठीक है। तो ट्रिक्स भी सीखेंगे और क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना सीखेंगे कि कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट करना है, कौन सा ऑप्शन बेटर है ना, कैसे ऑप्शन में फंस जाए। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस भी कुछ आपके स्क्रीन पे आएंगे, ठीक है। तो सभी का जो मिक्सअप रहेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट की तरह को लीजिएगा, ठीक है। कुछ समझेंगे, ट्रिक्स को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मैथन क्लास रहने वाली है। ये 2 क्लास होगी मैथन क्लास, एक आज और एक कल, ठीक है। अगर इन 2 क्लासेस को आपने देख लिया तो डेफिनेटली 100% श्योर कि आपके 120 प्लस सी टेट में आएंगे, एंड सी टेट CDP सेक्शन मेनली आपके 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो है इसको फॉलो करते रहिए, इसको नोट करते रहिए, और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके आप वीडियो जो है उसको देख सकते हैं, आप अपडेट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे सी टेट को टारगेट लेकर चल रहे हैं, जो कि 31 जैन को आपका सी टेट है ना। जैसे कि आप सब जानते हैं 31 जैन 2021 अपकमिंग एग्जाम सी टेट 5 सब्जेक्ट रहते हैं, सीरीज वाइज सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले CDP मैंने यहाँ पे फोकस किया है, 3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। ये मैथन क्लास रहेगी 2, एक आज और एक कल। इन 2 क्लासेस में हम सारे ट्रिक्स उड़ा देंगे, पूरा कंटेंट उड़ा देंगे, कि मतलब कंटेंट मतलब बोले तो इम्पोर्टेंट कंटेंट, इम्पोर्टेंट कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस सब कुछ उड़ा देंगे। और यही इसको फॉलो करके आप सिर्फ इसी को फॉलो करके आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर लेंगे, 100% श्योर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेवल ऑफ टीचिंग, इनमें से कौन सा एक टीचिंग का लेवल है। अब ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा था कि कंटेंट भी आएगा साथ में, मतलब एक वीडियो में आपको कंटेंट भी मिलेगा, ट्रिक भी मिलेगी, और इसी वीडियो में आपको ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करना है वो भी, सभी कुछ इन 2 पेडागोजी सेक्शन में यानी 2 मैथन क्लास में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कंबाइंड है और कंबाइंड क्लास रहेगी, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले इस क्वेश्चन को देख करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टीचिंग के, शिक्षण के जो हम पढ़ाते हैं उसके कितने लेवल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका बेस बता दूं कि इसके 3 स्तर होते हैं, ठीक है। 3 स्तर होते हैं, किसके लेवल ऑफ टीचिंग के 3 स्तर होते हैं, और वो कौन कौन से 3 स्तर होते हैं ये इधर देखिए। एक होता है आपका मेमोरी लेवल, ठीक है। एक होता है आपका मेमोरी लेवल, जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ याद करना, रोट लर्निंग, इसमें सिर्फ रोट लर्निंग होगी, और इसको हम अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है। इसको जो हम अच्छा नहीं मानते हैं। और एक और आपका लेवल होता है अलग, जिसमें हम क्या होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। वो क्या होगा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। उसमें अंडरस्टैंडिंग से आप समझ सकते हैं कि इसमें समझना होगा, समझ समझ के करेंगे, क्या होगा, समझ समझ के करते हैं, ठीक है। और एक थर्ड लेवल जो है वो आपका रहता है यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल। थर्ड लेवल कौन सा होता है आपका यहाँ पे, रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि आपको एक ऑप्शन में वहां पे दे रखा है, ठीक है। तो आपको रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो क्या है, टीचिंग का एक स्तर है, एक शिक्षण का एक स्तर है, ठीक है। तो वो उनमें से एक है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर बोल देती तो वो बात अलग हो जाती, ऑप्शन जो है वो घुमाकर भी दे देगा। मेन चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि शिक्षण के, टीचिंग के कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं, ठीक है। और जो थर्ड जो है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, वो बहुत मेन और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हम क्या करते हैं
टीचर जो पढ़ाएगा भी और अपने ऊपर टीचर भी और बच्चा भी दोनों ही उसमें अपने ऊपर रिफ्लेक्ट डालते हैं, अपने ऊपर प्रकाश डालते हैं कि हमने कैसे टीच किया, और बच्चा अपने ऊपर कि हमने कितना समझ में आया और क्या गैप है, कहाँ में प्रॉब्लम है। तो इस जो थर्ड लेवल रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेन लेवल रहता है, रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें हम प्रकाश डालते हैं, इसमें टीचर और बच्चा दोनों ही अपने ऊपर प्रकाश डालेगा। टीचर देखेगा कि मैंने जो पढ़ाया उसके ऊपर कितना वर्क हुआ, कितना मेरा ऑब्जेक्टिव, कितना मेरा उद्देश्य सफल हुआ, और बच्चा जो है वही देखेगा कि मैं कहाँ तक समझ में आया, मुझे कहाँ गैप है, मुझे कहाँ प्रॉब्लम है। बच्चा और टीचर दोनों ही इसमें वर्क रहते हैं, दोनों इसमें एक्टिव रहते हैं, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो, है ना। और ये जो है सबसे मेन और अच्छा जो है लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल। क्लियर। मेमोरी लेवल में सिर्फ आप रोट लर्निंग करते हैं कि मैंने आपको काउंटिंग बता दी, जैसे कि ये क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कि में से कौन सा एक लेवल है, तो मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर बता दिया कि रिफ्लेक्टिव लेवल इसका आंसर होगा। क्लियर, ठीक है। लेकिन तो ये क्या है, रोट लर्निंग है, मेमोराइजेशन है, ठीक है। और एनसीएफ तो साफ मना करता है कि रोट लर्निंग नहीं करानी, ये भी हमारी एक ट्रिक है। अब देखिए यहाँ पर भी ट्रिक आ गई है कि जहां भी क्वेश्चन में आपको रोट लर्निंग आ जाए तो आपको उसकी तरफ भागना है, मतलब कैंसिल करना है, वो ऑप्शन आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। जहां भी रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन ये आ जाएगा, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो ये आपकी ट्रिक है, ठीक है, और इसकी तरफ हम नहीं जाते। सेकंड लेवल आपका था क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग में समझ होती है, समझ बना के हम करते हैं कि बच्चा उसमें समझ बनाएगा कि क्यों हुआ, टीचर समझ के पढ़ाएगी कि क्यों हुआ। जैसे कि आप एक टेबल का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे टेबल है, मैं आपको बोल दूं 2 1 जा 2, आपने लर्न कर लिया, ये दैट इज मेमोरी लेवल। क्या है ये, मेमोरी लेवल। लेकिन वही मैं आपको ये बोलूं कि 2 1 जा कि 2 और प्लस 1 करूं तो 3 होते हैं, ठीक है। मतलब काउंटिंग का एग्जांपल यहाँ पे लिया कि 2 और 1 को प्लस करोगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा जो समझ के करेगा, सिर्फ उसको एडिटिव जो है इंफॉर्मेशन अपने अंदर नहीं भरेगा, उसको समझेगा कि 2 और 1 जो 3 कैसे हुआ, तो वो कैसे हुआ तो मैं बताऊं, तो वो बच्चा इस पर समझेगा। तो हम भी इसमें समझा कर कराते हैं कि 2 पेंसिल है और 1 पेंसिल मैं आपको दे दूं तो आपके पास अब कितनी पेंसिल है, तो बच्चा देखेगा कि हाँ 3 पेंसिल है। तो इस तरीके से 2 और 1 3 हो गए। इस तरीके से वो बच्चा लर्न नहीं करेगा, समझ कर करेगा, क्यों कैसे हुआ इस पर क्वेश्चन करेगा। क्लियर, इसको समझ के करेगा कि हाँ ये हुआ तो क्यों हुआ, रीजन देखेगा। और थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि बहुत मेन लेवल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इस पर टीचर का ऑब्जेक्टिव अपने चेक करता है कि जितना मेरा ऑब्जेक्टिव था वो कितना क्लियर हुआ, और बच्चा अपने पर रिफ्लेक्ट डालेगा कि मैं जो है कहाँ पे हूँ, अपना लेवल चेक करेगा कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ गैप आ रहा है लर्निंग में, है ना, और कहाँ कितना मेरे को परसेंटेज जो क्लियर हुआ है। क्लियर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। और 3 लेवल होते हैं, टीचिंग के 3 लेवल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जो है घुमाकर कैसे भी बोल सकता है, ये भी बोल सकता है कि लेवल कितने होते हैं, ऑप्शन दे देगा 2 1 4 3, तो कितना होगा 3, ठीक है। ऑप्शन दूसरे तरीके से ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है वो एक लेवल नहीं है, नहीं होता, तो आपका क्या होगा, तीनों ऑप्शन दे रखे होंगे, एक आपको बताना होगा कि कौन सा नहीं है और उसके बाद टिक कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि कौन सा है, तो जो एक होगा और वो एक कौन सा है, रिफ्लेक्टिव, जो कि मैंने आपको बताया, तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे इंटरेक्टिव, प्रोजेक्टिव, समेटिव, इन तीनों में से हमने कोई भी नहीं पढ़ा है। क्लियर। यहाँ पे समेटिव का मैं आपको मीनिंग बताऊं तो समेटिव का मतलब होता है समेटिव टेस्ट, ऐसे, जिसको हम ऐसे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलते हैं इसको ऐसे, है ना, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, समेटिव टेस्ट, ऐसे। क्लियर। और ये कब होता है, एंड में होता है। जैसे कि आपका एंड में अचीवमेंट टेस्ट होता है ना, कि आपने कितना अचीव किया, कितना स्कोर किया, सिर्फ स्कोर के लिए होगा, ये आपको चेक करने के लिए, जज करने के लिए, ठीक है। और जो प्रोजेक्टिव है, प्रोजेक्टिव मतलब प्रोजेक्ट के तरीके से, है ना, आपको प्रोजेक्ट बनवाएगा, ठीक है ना। और इंटरेक्टिव मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन कैसे हो गया आपका, बातचीत के थ्रू इंटरेक्शन होता है ना, बातचीत करके। यहाँ पे मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी है कि बातचीत करके, तो ये हमारा कोई लेवल ही नहीं है,
है ना, ये हमारा इसका कोई पार्ट नहीं है टीचिंग का, हमें यहाँ पर टीचिंग का पार्ट बताना है और वो सिर्फ एक ही है यहाँ पे, रिफ्लेक्टिव लेवल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, इसमें हमने क्या है, इसमें हमने ट्रिक भी देखी है क्या, कि जहां भी आपका क्वेश्चन में ये पूछ ले, क्या पूछ ले, कि जहां भी आपको क्वेश्चन में आपको ये बोल देगा कि आपको ये बताना है कि रोट लर्निंग आ जाए ऑप्शन में, मैंने आपको बताया कि जहां भी ऑप्शन में रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन, है ना, या फिर रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन, रिकॉल, ये आ जाए तो ये ऑप्शन आपके 100% जो है गलत होंगे। ये ट्रिक आपकी हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में यूजफुल रहती है। इंग्लिश में भी आपको दे देगा रिकॉल, तो आप उसको रॉन्ग कर दो, मेमोराइजेशन रॉन्ग। क्लियर। तो ये जो है कुछ टैग वर्ड है, ट्रिक है, जिसे आपको ध्यान देना है कि हाँ ये आ जाए तो मुझे उस ऑप्शन से भागना है। ठीक है, ये डेंजर हो सकते हैं, आपका एक नंबर आपसे छीन सकता है। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ओरल गाइडेंस इज लेस इफेक्टिव इन, जो मौखिक जो हम गाइडेंस देते हैं, जो हम ओरली मैं आपको गाइडेंस दूं वो कम प्रभावी। अब यहाँ पे भी क्या है, हर क्वेश्चन में ट्रिक होगी। ठीक है, यहाँ भी कम प्रभावी बोला है, और मैंने कल भी कहा था कि हमें क्वेश्चन में देखना है, या उससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हमें जो है क्वेश्चन देखना है कि हमसे पॉजिटिव में डिमांड कर रहा है या नेगेटिव में डिमांड कर रहा है। यहाँ पे हमसे कम प्रभावी बोल रहा है, मतलब जो कम इफेक्ट डाले, जो लेस हो, जो गलत हो, आपको वो बताना है, और इनमें से एक ही गलत होगा। वो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे नेगेटिव में डिमांड कर रहा है, किसमें, नेगेटिव में डिमांड कर रहा है, तो आप ऑप्शन में गलत ढूंढिए। ठीक है, 3 सही होंगे। टीचिंग कंसेप्ट, अरे भाई कंसेप्ट तो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हर चीज में, कि कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है। और मैं आपको बता देते जाऊं, आपको पता ही नहीं कि किसका मतलब क्या है, मैं आई क्वेश्चन कराया और बताया इसका आंसर ये है, डेट इज, बस क्लियर। ऐसा हो सकता है आपको कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया कि इसका आंसर ये हुआ तो क्यों हुआ, तो ये साफ गलत है। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वो कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन सेम ऑप्शन नहीं पूछेगा, ऑप्शन घुमा देगा। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ऑप्शन सही नहीं लगा सकते हैं, वो एक नंबर वहां पे चला जाएगा। वीडियो को देखने का, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जब तक हम कंसेप्ट ना समझे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो होना चाहिए। सेकंड, टीचिंग स्किल, अरे स्किल ही नहीं है पढ़ाने के तो हम पढ़ाएंगे क्या, जब पढ़ाने की स्किल ही नहीं है, कौशल ही नहीं है, तो हम पढ़ाएंगे क्यों, और बच्चा हमसे क्या सीखेगा, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही। थर्ड, टीचिंग फैक्ट, मतलब सिर्फ फैक्ट को पढ़ो, तथ्यों को। अब जहां भी तथ्यों को पढ़ाना, अब एक और यहाँ पे ट्रिक है, ट्रिक नंबर 2, कि जहां भी आपको तथ्य की फैक्ट की बात आ जाएगी वो आपका गलत होगा। जहां भी आपका तथ्य बोलेगा, फैक्ट बोले, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पे ये भी बोल सकता है, फैक्ट की जगह हो सकता है वो आपको ये बोल दे, क्या एक वर्ड और भी यहाँ पे यूज करता है, रटना, हिंदी में, ठीक है, कि तथ्यों को रटना, या फिर डेफिनेशन भी बोल सकता है। तो ये सब गलत होते हैं, हमें इसकी तरफ ध्यान देना है कि ऑप्शन गलत है, हमें इसकी तरफ नहीं जाना। क्लियर। तो यहाँ पे भी यहाँ पे इसने बोला तथ्य वर्ड आ गया तो समझ जाओ ये गलत है। फोर्थ क्या बोला, कोई नहीं, ऐसे कैसे कोई नहीं, थर्ड ऑप्शन गलत है ही। ठीक है, तो गलत है तो उसको सही कैसे बोलोगे, ठीक है, तो थर्ड यहाँ पे गलत है, तो थर्ड ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गलत पूछा हुआ है। क्लियर। इस तरीके से हम क्वेश्चंस के थ्रू ट्रिक्स सीखेंगे, ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीखेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। एन इमोशनली स्टेबल स्टूडेंट, जो इमोशनल रूप से, जो मैंने कल भी आपको इससे लास्ट क्लास में मतलब मैंने जो है डेवलपमेंट के आपको बताया था कि डेवलपमेंट के जो है कितने मेन डोमेन्स होते हैं, क्या था मैंने, 4 मेन डोमेन होते हैं। क्लास ना देखी हो तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें से एक डोमेन है इमोशनली। क्या है, इमोशनली। तो आपको ये बताना है कि जो स्टेबल छात्र, यानी यहाँ पे एक स्टूडेंट है वो इमोशनली रूप से स्टेबल है, मतलब उसको अपने ऊपर बैलेंस बना कर रखा हुआ है उसने अपने इमोशंस को। तो यानी यहाँ पे पॉजिटिव की बात करें तो अच्छी बात है, हम अपने इमोशंस पर स्टेबल है, बैलेंस बना कर रखते हैं, तो ये अच्छी बात है। यानी आपको पॉजिटिव ढूंढना है, इससे आपको ये पता चला। ठीक है, अब आप पॉजिटिव देखिए कि कहाँ पॉजिटिव है। फर्स्ट ऑप्शन,
सहपाठियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखेगा। मतलब क्या है, मेंटेन कोऑर्डिनेशन इंटर रिलेशनशिप विद क्लासमेट। ये तो अच्छा लग रहा है भाई। जो इमोशनल स्टेबल होगा वो क्या, उसके साथ क्या होगा, अपने उसके क्लासमेट के साथ वो अपने रिलेशन जो है ना, संबंध जो है वो अच्छा बनाए रखेगा। मतलब उसके साथ उसकी पटरी खाएगी, है ना। मतलब आप सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात हो गई भाई। सेकंड में, अन्य सहपाठियों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत नहीं करेगा। यहाँ वर्ड नहीं बोल रहा है तो साफ बोल रहा है कि नहीं है, मतलब नेगेटिव है और हमें पॉजिटिव देखना है। इसका मतलब गलत है। यहाँ पे एक नहीं बोलने से इसका पूरा मीनिंग चेंज हो गया। थर्ड देखिए, किसी भी नए विचारों में योगदान नहीं करता, नहीं करेगा। इसका मतलब उसका क्या, वो इमोशनल स्टेबल है? अपने आप से पूछिए, आपको कोई जो है, आपका कोई थॉट है, वो उसके अंदर अपना योगदान ही नहीं कर रहा है, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है उसके अंदर, इसका मतलब क्या वो ठीक है? गलत। साफ नहीं नहीं वर्ड लगाने से गलत बोल रहा है, नेगेटिव में चला गया। फोर्थ देखिए, अन्य सहपाठियों द्वारा दिए गए विचारों का सम्मान नहीं करेगा। क्या कह रहा है वो, कि जो कोई थॉट अपना देगा उसका वो रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या सही है? ये अच्छा है? ये भी नहीं, ये भी नेगेटिव है। साफ दिख रहा है यहाँ पे तीनों ही पॉइंट नेगेटिव है। एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, फर्स्ट ऑप्शन, मेंटेन कोऑर्डिनेशन रिलेशनशिप विद क्लासमेट। अपने क्लासमेट हो, इमोशनली बैलेंस वही है, वही स्टेबल है जो अपने क्लासमेट हो, चाहे फ्रेंड्स है, चाहे अपने पेरेंट्स हैं, चाहे अपने सोशल में जो भी जितने भी ग्रुप आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, उन सभी के साथ वो स्टेबल बिहेवियर हो, उसका बिहेवियर जो है वो नॉर्मल रखें, सबसे उसका बातचीत करे, सबके साथ उसका रिलेशन जो है वो अच्छा हो, वही बंदा इमोशनली स्टेबल होगा। यही उसकी क्वालिटी होती है। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स इज मोस्ट यूजफुल फॉर। छात्रों के लिए परामर्श करना सबसे उपयोगी कब होगा या किस चीज के लिए बेनिफिशियल होगा, ये आपको बताना है। फर्स्ट, इनहेंस देयर नॉलेज। आप सब जानते हैं काउंसलिंग क्या होती है, हर जगह काउंसलिंग जो है होती है ना। आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, वहां भी काउंसलिंग होती है ना। वो भी उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, उनका मेन मोटिव क्या होता है, वो किस चीज के लिए यूजफुल है, ये आपसे पूछा गया है। यानी क्वेश्चन को पढ़ के पता लग रहा है पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, इसका मतलब आंसर जो है वो पॉजिटिव में होगा, सही में होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, उनका ज्ञान बढ़ाना। अब देखो मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जहां आपके चारों के चारों ऑप्शन सही होंगे, लेकिन हमें जो है ये ट्रिक थी कि हमें मोस्ट अप्रिशिएट जो होगा वो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। क्लियर? तो यहाँ पे मोस्ट अप्रिशिएट जो है वो कौन सा है, देखिए, फर्स्ट उनका ज्ञान बढ़ाना, नॉलेज बढ़ाना, ये तो होगा भाई। हम काउंसलिंग करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, उसको नॉलेज देते हैं ना। अब जैसे आप कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी देगा, नॉलेज देगा कि अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपको इतने बेनिफिट होते हैं, ये कोर्स करते हैं तो आप यहाँ पे इस लाइन में आगे जा सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, हमारी नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हाँ इसके हमें ये बेनिफिट होगा, इससे हम इस लाइन में जा सकते हैं। तो काउंसलिंग हमारे लिए यूजफुल है। तो फर्स्ट ठीक है। सेकंड, उनके कौशल का विकास करना। भाई अब स्किल भी डेवलप होंगे, ये तो है नहीं ना कि कुछ सीखने को मिल रहा है, तो स्किल डेफिनेटली डेवलप होंगे। ऑप्शन थर्ड, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन देम। उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस देना, उनके अंदर आत्मविश्वास को जागृत करना। अच्छा लग रहा है। फोर्थ, मेकिंग देम वर्ल्डली सक्सेसफुल। उन्हें संसारिक सफल बनाना। चारों ही ऑप्शन बेटर है, चारों ही बढ़िया है, लेकिन हमें मोस्ट अप्रिशिएट देखना है। क्यों? क्योंकि हमारे ऑप्शन हमें एक ही सिलेक्ट करना है, चारों सिलेक्ट हम नहीं कर सकते। करने होते तो कब का कर देते, है ना। तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, है ना। हमें यहाँ पे एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि मोस्ट अप्रिशिएट होगा, और वो है ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे मेन है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते। कॉन्फिडेंस जो होना बहुत मेन है। इससे आप मोटिवेशन के साथ इसको जोड़ सकते हो कि आपको मोटिवेशन देना, आपको कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है। इसी से जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, सेल्फ
तो क्या आप जो है आगे कुछ करेंगे? वो आपको, उसका काम क्या है काउंसलर का, कि आपको सिर्फ डायरेक्शन देना है, आपको सिर्फ एक दिशा देना है। ये थोड़ी आपको रास्ते पर चलाएगा, वो हाथ पकड़ के चलाएगा नहीं, उसका काम सिर्फ डायरेक्शन देना होता है। चलना काम आपका है कि कैसे आप चलेंगे। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब पहले ही डर जाएंगे कि हाँ भी रास्ते में कांटे हैं, तो कैसे आप रिस्क लेंगे? तो आप होएगा नहीं। कोई प्रोफेशन ऐसा है क्या जिसमें रिस्क ना हो? ऐसा नहीं है। कोई भी काम आसान नहीं है, हर जगह रिस्क है। ठीक है, तो हमें ये करना होगा और कॉन्फिडेंस होना सबसे जरूरी है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस के अंदर ही आपके ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो इस सारे ऑप्शन इसी में इंक्लूड है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप अपने आप सीखेंगे, अपने आप आपके जाएंगे, इंटरेस्ट लेंगे, और इंटरेस्ट लेंगे पार्टिसिपेट करेंगे, नॉलेज इंक्रीज होगी, और इससे स्किल सीखेंगे। स्किल से ही आप एक अच्छे और सक्सेसफुल जो है वो बन जाएंगे। तो इसी के अंदर एक कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो ये सब आपके फेल है। ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो कि बहुत मेन और इम्पोर्टेंट थिंग है और मोस्ट अप्रिशिएट है। करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी इज। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हर हमारा जो एनसीएफ है वो भी हमारा क्रिएटिविटी की बात करता है। यहाँ मैंने आपको आंसर भी बता रही हूँ, जहाँ पे जो ग्रीन से जो मार्क है वो आपके आंसर्स होते हैं। ठीक है, ये आपके आंसर जो कि मैंने ग्रीन से मार्क कर रखे हैं, ताकि आप अपने नोट्स भी इजिली जो है उसको बना सको। क्लियर। तो यहाँ पे जो है आज मैंने ये मार्क भी करे हुए हैं क्लास में। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्लास होगी मैथन, उसमें भी आपका जो है ये मार्क होंगे। ठीक है, तो उसमें आपको नोट बनाने में इजी होगा। क्लियर। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना है क्रिएटिविटी। जो व्यक्ति, जो बच्चा क्रिएटिव होगा, आप उसको कैसे कह सकते हैं, किस बेस पर आप उसको कह सकते हैं कि ये बच्चा क्रिएटिव है? उसके लक्षण क्या क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? कुछ तो होगा ना, कोई लॉजिक तो होगा कुछ, जिसके बेस पर आप ये कह देंगे कि हाँ ये बच्चा क्रिएटिव है। तो कौन से हैं आपको वो बताना है। फर्स्ट, ओरिजिनलिटी, यानी उसके अंदर ओरिजिनलिटी होगी, ये तो होता है। फ्लुएंसी होगी, भाई फ्लुएंसी होगी, क्रिएटिव है बच्चा, फ्लुएंस भी होगा, एक्टिव होगा, ओरिजिनलिटी होगी उसके अंदर। और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बोल दिया, ठीक है, क्रिएटिव होता क्या है कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, आप उस क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाएंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग सोचेंगे, मतलब अलग अलग दिशाओं में सोचेंगे कि हाँ इसका आंसर कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम एक ही दिशा में सोचते हैं, एक ही आंसर देते हैं, तो वो क्रिएटिव बच्चा नहीं हुआ, वो तो हमारी इंटेलिजेंस हुई। तो एक तो आंसर आप दे ही देंगे ना। आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस रहे हैं तो एक सॉल्यूशन तो आप निकाल ही लेंगे ना, या उस प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे। लेकिन उसको अलग अलग दिशाओं में सोचना कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग दिशाओं में सोचना, ये क्रिएटिविटी का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है। अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम दी कि आप मुझे ये बताओ कि किन दो नंबर को प्लस करके 15 बन जाएगा, किन दो नंबर को प्लस करके मेरे पास 15 टॉफीज आ जाएंगी, तो ये क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज होगी, क्योंकि इसका आंसर एक से ज्यादा होगा। आप क्या बहुत इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, 10 + 5 भी, कोई बोलेगा 5 + 10 है ना, तो अलग अलग 15 जो है, 8 + 7, आप कैसे भी करके 15 बना सकते हैं। इसका कोई एक आंसर नहीं हुआ, मैं कहूँ है ना, नहीं हुआ। लेकिन जहां एक आंसर होगा वो गलत होगा, वो गलत होगा, गलत बोले तो कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज होगी, यानी सिर्फ एक दिशा में सोचना। वो तो मेन नॉर्मल बच्चा हो गया, वो कोई क्रिएटिविटी जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, वो कोई रचनात्मकता नहीं हुआ, वो कोई अच्छी चीज नहीं है, वो नॉर्मली है, वो आपकी एवरेज में आएगा, नॉर्मली में आएगा। हम नॉर्मल है, हम भी जो नॉर्मल होगा उसके अंदर वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा अपने लिए। आप रास्ते में कहीं चल रहे हैं, चलते हुए आपको कोई एक गड्ढा आ गया, आप प्रॉब्लम सोच लेंगे कि मुझे कैसे इस गड्ढे को क्रॉस करना है। लेकिन भाई अगर आप चल रहे हैं और चलते हुए कोई आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, वैसे भी जा सकता हूँ, सोच पाते हैं, तो इसका मतलब आप क्रिएटिव थिंकर है, आप अलग अलग दिशाओं में सोच सकते हैं। और ये सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका, क्रिएटिव का।
जो क्रिएटिव होगा बच्चा, उसका सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक होगा कि उसके अंदर फ्लुएंसी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। इसी को हम फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बोलते हैं। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, जो बच्चा एक से ज्यादा दिशाओं में सोच पाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए आपका फैक्ट यूज होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। जिस बच्चे को ये पता होगा कि क्रिएटिविटी क्या है, वही बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। क्लियर? जिसको हमें ये नहीं पता हो कि क्रिएटिविटी क्या है, डाइवर्जेंट थिंकर क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, वो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देगा? नहीं, है ना? तो ये भी यहाँ पे फैक्चुअल है। मैंने कहा था कि मैं मिक्सअप क्वेश्चन लेकर आई हूँ, बाइलिंगुअल में है, मिक्सअप क्वेश्चन है इसमें, है ना? जिसमें आपके कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आएंगे, जिसमें आपको फैक्ट समझ में आएगा कि हाँ ये थिंकिंग है, ये थियरी है, ये पार्ट है फैक्चुअल। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें चारों ऑप्शन सही होंगे, आपको बता एक मोस्ट एप्रिशिएट यूज करना होगा। कुछ ऐसे होंगे जहां पर ट्रिक्स लगेगी, है ना? तो ये सारे मिक्सअप क्वेश्चंस का यहाँ पे मैथन क्लास है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड मैथन क्लास कल रिकॉर्ड होगी, कल हो जाएगी। इसमें आज हम सीटेट सीटीपी के सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, क्वेश्चंस, फैक्ट्स सब समझ लेंगे। क्लियर? तो ये था फ्लुएंसी, क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी। ये सब जो है क्रिएटिविटी के, रचनात्मक बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्लियर? ठीक है। इसके ऊपर एक थिंकिंग के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँ तो 2 टाइप्स ऑफ थिंकिंग होती है। ठीक है, थोड़ा सा आप थिंकिंग को देखिए। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ थिंकिंग होती है। यहाँ पे मैं जो है इस पे लिख देती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, लिख देती हूँ थोड़ा सा थिंकिंग का कंसेप्ट जो है वो भी यहाँ पे क्लियर करा देती हूँ कि थिंकिंग का क्या है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, देखिए टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग होती है। कितनी? 2 टाइप्स ऑफ थिंकिंग होती है। वन होती है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग। कौन सी होती है? डाइवर्जेंट। और सेकंड होती है आपकी कन्वर्जेंट। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट बोले तो अलग अलग दिशाओं में सोचना, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके, अलग अलग दिशाओं में सोचना। कन्वर्जेंट बोले तो सिर्फ एक ही दिशा में सोचना, एक ही आंसर देना, ये होती है आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्लियर? तो इस तरीके से हम जो है इसको थिंकिंग जो है इसको 2 टाइप्स ऑफ थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, ये थिंकिंग आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई होती है। क्लियर? तो आई एम श्योर कि आपको जो है, आई होप कि आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, थिंकिंग का कंसेप्ट। ओके, चलिए अब क्वेश्चंस के थ्रू चलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्वेश्चंस। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हम कितने क्वेश्चंस कर चुके थे? काउंसलिंग हमने कर लिया था, है ना? या ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? काउंसलिंग हमने कर लिया था यहाँ। यस, हम इस पे थे, क्रिएटिविटी पे थे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस हम कर चुके थे। तो ये थी आपकी थिंकिंग के कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि मैं आपको बताया 2 टाइप्स ऑफ थिंकिंग होती है। कोई आपसे पूछे कितने टाइप्स होते हैं थिंकिंग के? 2 टाइप्स ऑफ थिंकिंग। फर्स्ट इज क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड सेकंड इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो आपकी इस क्रिएटिविटी से यहाँ पे जुड़ी हुई होती है। किससे? क्रिएटिविटी से। ठीक है, इससे जुड़ी हुई होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी अलग अलग दिशाओं में सोचना। ये कौन सी है आपकी? डाइवर्जेंट। ठीक है, और एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी सिर्फ एक ही दिशा में सोचना, एक ही उत्तर देना। ठीक है, वो एवरेज है, वो कोई जो है सब में होती है इतनी तो, कि हम प्रॉब्लम स्किल सब में होती है कि हम उस क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन अलग अलग दिशाओं में सोचना, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये सिर्फ क्रिएटिविटी जो है, यानी क्रिएटिव थिंकर, क्रिएटिव स्टूडेंट में ही होगी। एम आई क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा के लिए परिस्थितियां बनाता है। A reflective teacher create classroom situation for। अब यहाँ पे अगर आपको जो मैंने उससे पहले क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको बताया था कि टीचिंग के 3 लेवल होते हैं, 3 स्तर होते हैं शिक्षण के। कौन से? मेमोराइजेशन, एंड सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग, थर्ड इज आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। तो यहाँ पे फिर से आपके रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है
कि जो एक रिफ्लेक्टिव टीचर होगा वो अपना क्लासरूम की सिचुएशन जो है उसको कैसे बनाएगा, अपनी क्लासरूम अपनी कक्षा का वातावरण जो है उसको कैसा बनाएगा। तो ये जो है अच्छे की बात है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है सबसे बेस्ट लेवल होता है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। फर्स्ट इज लिसनिंग द लेक्चर, सिर्फ व्याख्या सुनकर, यानी मैं आपको बता रही हूँ कि देखो भाई मैं बुक ले ली, ब्लैक बोर्ड है, चौक से लिख रही हूँ, आप इसको नोट कर लो, लेक्चर आपको दे रही हूँ, इसका आंसर ये होगा, दैट इज फिनिश्ड, खत्म, बस ये इसका आंसर हुआ। और आपने उसको जो है एडिटिव इंफॉर्मेशन अपने अंदर भर ली कि हाँ भी मैम ने इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, हमने ले ली करेक्ट। तो ये क्या सही है? ये गलत है। और यहाँ पे एक ट्रिक और है इस क्वेश्चन में, क्या है कि जहां भी व्याख्या वर्ड यूज होगा वो आपका गलत होगा। ये व्याख्या जो है वो आपको रोट लर्निंग की तरफ ही लेकर जाएगा, जहां पे आप सिर्फ रोट लर्निंग करते हैं, सिर्फ चीजों को रटते हैं, और चीजों को रटना, रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन, रिकॉल, ये सब चीजें हमारा एनसीएफ हमें रिकमेंड नहीं करता, ठीक है, ये 100% गलत है, इसकी तरफ हम नहीं जाते, ठीक है। तो व्याख्या यानी सिर्फ लेक्चर मेथड हो गया। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे ऑप्शन में जो है इंग्लिश में लेक्चर मेथड भी बोल सकता था, तो दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो ये भी आपको गलत है। क्या सिर्फ लेक्चर सुना के काम चल जाएगा? बिल्कुल गलत, इससे बच्चा जो है वो एक्टिव नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे एक ट्रिक और इस क्वेश्चन में कि जहां भी बच्चा आपको एक्टिव ना दिखे वो आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो ही नहीं सकता, वो ऑप्शन आपका सही होगा ही नहीं डेफिनेटली, जिसमें बच्चा पैसिव हो। अब यहाँ पे पैसिव क्या होता है? जहां बच्चा एक्टिव ना हो रहा हो, जहां बच्चा कुछ काम ना कर रहा हो, सिर्फ सुन रहा है, वो पैसिव है, उसके कहाँ स्किल लग रहे हैं, वो कहाँ एक्टिव है, वो कहाँ कुछ पार्टिसिपेट कर रहा है, वो गलत है। तो हमें गलत जो है पैसिव जो है उसको सिलेक्ट नहीं करना। यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन की तरफ जो है प्रीवियस उसमें ब्लैंक पेज पर नहीं जाऊंगी, यही आपका कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी, यही आपको मैं बताऊंगी कि इसमें जो है क्या होता है भाई, एक्टिव और पैसिव दो होते हैं, एक होता है आपका एक्टिव, ठीक है, एक होगा आपका पैसिव। जो एक्टिव होता है ये बेस्ट होता है, इस एक्टिव में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक्टिव है आप खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खुद उसके अंदर इन्वॉल्व है, आप खुद उसमें जो है हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर रहे हैं, आप खुद उसके अंदर काम कर रहे हैं, खुद करके सीख रहे हैं। और हमारा एनसीएफ जो है वो सिंपल वर्ड में साफ कहता है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो यहाँ पे एक्टिव होगा तो यानी वो करके सीखेगा, खुद करके सीखेगा, सिर्फ ये नहीं होगा कि मैंने आपको बता दिया इसका आंसर ये है एंड दैट इज खत्म, बस कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा, नहीं, आप इसमें रीजनिंग करेंगे, तर्क लगाएंगे कि ये हुआ तो क्यों हुआ, खुद करके देखेंगे, ये ऑप्शन बेस्ट होगा। तो जहां भी एक्टिव हो गया इसका मतलब वो अच्छी चीज है, बच्चा करके सीख रहा है, सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो, ठीक है। तो ये आपका बेस्ट होगा। पैसिव क्या होता है? सिर्फ आलस, पैसे मतलब आलस, बस यहाँ बच्चा कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ बैठा है, अपना टीचर अपना लेक्चर देगा और बच्चा सिर्फ उसको सुनता जाएगा, हाँ भाई सुन रहा है, बस बैठा हुआ है, उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कोई मैटर नहीं है टीचर के लिए, डज नॉट मैटर कि बच्चा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वो सिर्फ अपना पढ़ाएगा अपना चला जाएगा। ये तरीका साफ गलत है, एनसीएफ ने ऐसा कुछ रिकमेंड नहीं किया है, हम एनसीएफ के थ्रू ही हम चलते हैं, उसी के थ्रू हम टीचिंग करते हैं, उसी के थ्रू हम अपना करिकुलम प्लान करते हैं, क्लियर। तो ये साफ आपका गलत है, पैसिव नहीं होना है, ठीक है। जहां भी आपको दिखे सिर्फ बच्चा सुन रहा है, बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा, उसको आलस नहीं बनाना, वो उसको आलसी नहीं करना हमें कि वो सिर्फ आलस दिखाएगा, नहीं। तो ये ऑप्शन आपका जहां भी बच्चा एक्टिविटी नहीं करेगा वो ऑप्शन आपका डेफिनेटली नहीं होगा। ये एक और आपकी नेक्स्ट ट्रिक आपके सामने, क्लियर, ठीक है। तो ये थी, तो इसमें यहाँ पे क्या बोला कि वो बच्चा सिर्फ सुन रहा है, अब क्या सुनने से वो कोई काम कर रहा है? भाई मैं बोल रही हूँ आप भी तो सुन ही रहे हो, लेकिन तो ये क्या होगा आपकी पैसिव लर्निंग होगी, आप सिर्फ सुन रहे हो। लेकिन यही अगर मैंने आपको बताया और आप सुन भी रहे हो, उसको नोट कर रहे हो, उसको और उसको नोट करके जो उसको चीजों को अपने काम में ले रहे हो, तो वो चीज जो है वो आपके
उसका मतलब वो आपकी एक्टिव लर्निंग हो गई। आप रीजनिंग कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं कि आपको इसका आंसर ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसका आंसर आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और ये आपका सही होगा, बिल्कुल क्लियर। सेकंड क्या है, शिक्षक के व्याख्यान से नोट्स लेना, यानी सिर्फ मैं हूँ, टीचर है, टीचर ने एक नोट दे दिया कि ये व्याख्या है भाई, और आपने सिर्फ नोट्स ले लिए, यानी इसका मतलब वही है कि आप पैसिव है, सिर्फ नोट्स लेते जा रहे हैं, अपने अंदर ज्ञान जो है वो भरते जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहे हैं, कुछ सीख नहीं रहे हैं, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और ये साफ गलत है, पैसिव लर्निंग की तरफ इशारा कर रहा है। थर्ड, कक्षा का अनुशासन बनाए रखना, सिर्फ अनुशासन डिसिप्लिन बनाए रखना ये कोई अच्छा पॉइंट नहीं है। डिसिप्लिन क्या है, मैं गई डंडा ले लिया हाथ में, बच्चा डर के मारे चुप हो गया, लेकिन डिसिप्लिन तो क्लास में वैसे ही बन गया है कि नहीं है। इसमें क्या आपने कुछ तीर मार लिए और इसमें क्या बच्चा सीख जाएगा डिसिप्लिन से, वो आपसे डरेगा, डंडा टीचर ने हाथ में ले रखा है, ना मैं क्वेश्चन पूछ सकता, ना मैं आपसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो ये क्वेश्चन क्या सही होगा, ये तो साफ गलत है ही, ठीक है। तो अब सिर्फ एनवायरनमेंट जो है ऐसा बनाना कि जहाँ पे डिसिप्लिन हो, सिर्फ नोट्स ले लेना, सिर्फ सुन लेना, ये सब पैसिव लर्निंग है, गलत है, और हमें एक्टिव लर्निंग की तरफ जाना है। तो यहाँ पे एक्टिव लर्निंग में फोर्थ ऑप्शन बचा, वही आपका आंसर होगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ टिक कर दो। फिर भी देख लेते हैं, छात्र और शिक्षक के बीच बातचीत को बढ़ावा देना, इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नेक्स्ट ट्रिक है, इंटरेक्शन करना, कि क्योंकि इंटरेक्शन के थ्रू ही हम बच्चे की जो है जान सकते हैं कि बच्चा यहाँ पे क्या रीजनिंग कर रहा है, यहाँ पे बच्चे के क्या विचार है, इस पर बच्चा क्या सोच रहा है, इस पे बच्चे को कितना क्लियर हुआ है, इस जो है थॉट को बच्चा कैसे ले रहा है, ठीक है। तो इसमें एक इंटरेक्शन के थ्रू हम जो है बच्चे को चेक कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको इवेलुएट कर सकते हैं, जिसको सिर्फ एक बच्चे के उसका इवेल्युएशन कर सकते हैं सिर्फ उसके इंटरेक्शन के थ्रू, कि ये बच्चा जो है वो कैसे चीज़ों को पकड़ता है, कैसे रीजनिंग करता है, कैसे किन चीज़ों को लेकर चल रहा है उसका, है ना, कैसे किन चीज़ों को उसको लेकर कैसे थॉट है, विचार कैसे हैं, तो सब जो है हम कैसे पता चलेगा, उसके साथ इंटरेक्शन करके उसके साथ बातचीत करके ही हम पता लगा सकते हैं, क्लियर। एक तरीके से हम साइंटिस्ट होते हैं बच्चे के, इसमें हम बच्चे के जो है उसके साथ इंटरेक्शन करके सब कुछ करके उसके साथ इन्वॉल्व होके हम बच्चे के बारे में पूरी हिस्ट्री जान लेते हैं कि बच्चा कैसा है, हर चीज में कैसा है, उसको नोट करते हैं उसके, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, next question is the major shift proposed by NCF 2005 is। अब मैं हर बात पे NCF बोलती हूँ कि NCF रिकमेंड करा, NCF ने रिकमेंड किया, तो NCF द्वारा क्या मेन चेंज यहाँ पर बदलाव क्या किया गया है, आपको यहाँ पे मेन बदलाव बताना है कि क्या मेन बदलाव किया गया है। फर्स्ट, लर्निंग इज द वाइडर सोशल कंटेक्स्ट, यानी चीज़ों को जो है सोशल रूप में सीखना, उसको सिर्फ लर्निंग नहीं करना, उसको सोशली यानी करके सीखना, सिंपल वर्ड में ये आपसे बोला गया है, ठीक है। सेकंड, पुस्तकों के माध्यम से सीखना, मैंने आपको सिर्फ पुस्तक दे दी, बुक दे दी, लो भाई अपने आप लर्न कर लो, ठीक है। ये क्या, ये फिर वही बात आ गई रोट लर्निंग, और जहाँ पे रोट लर्निंग हो वो आपका गलत। कक्षा में सीखना, सिर्फ आप क्लास में ही सीखते हैं, आप क्या बाहर जाके, बल्कि गलत है सब, तो ये बोलता है कि सिर्फ क्लास से लर्निंग नहीं होगी, बल्कि क्लासरूम की लर्निंग को आप बाहर की लर्निंग से जोड़ो, उसको रियल लाइफ से, उसको वास्तविक जीवन से, उसको उसके दैनिक जीवन से उसको जोड़ो, ये उसकी रियल लाइफ सिचुएशन से उसको जोड़ो, तभी, ठीक है। और ये कह रहे हैं सिर्फ कक्षा में सीखो, क्यों भाई, ये तो साफ गलत है, फिर वही बात होगी, मैंने आपको बताया आपने सीख लिया, जो रोट लर्निंग होगी ना, फिर से रोट लर्निंग हो गई। और वही चीज़ अगर मैं आपको पहले बताती हूँ, जैसे सपोज मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे कि एनिमल्स है, मैं आपको एक एनिमल के बारे में बताती हूँ कि ये एनिमल जो है वाइल्ड एनिमल है, ये जो है वाटर एनिमल है, ठीक है, ये पेट एनिमल है, आप समझ गए, ये रोट लर्निंग हुई। लेकिन वहीं अगर मैं आपको जूम लेके जाती हूँ, वहां पे जाकर आपको दिखाती हूँ एनिमल के बारे में कि देखिए यहाँ पे ये सारे वाइल्ड एनिमल रहते हैं जो घर में हम पाल सकते हैं, वो पेट एनिमल होते हैं, तो ये आपने सीखा समझा, तो ये आपकी लर्निंग बाय डूइंग होगी, अच्छा होगा, यानी आप जो लर्निंग है उसको आप क्लासरूम से बाहर रियल लाइफ से इसको जोड़ पा रहे हैं, ठीक है। फोर्थ,
शिक्षक निगरानी के साथ सीखना, बिल्कुल गलत है भाई। निगरानी क्या कि मैंने आपको बोला और आप सीख गए, इसमें तो आप बच्चा अपनी तरफ से कुछ क्रिएटिव कुछ कर ही नहीं पाएगा, कुछ अपनी तरफ से कुछ एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएगा, कुछ अपने तरीके से कुछ ढूंढ ही नहीं पाएगा। मैं जैसे बोलूंगी उसे उसको फॉलो करेगा, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, ये साफ गलत होगा। इसमें बच्चा फिर अपना कुछ क्रिएटिव नहीं दिखा पाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 व्यापक सामाजिक संदर्भ में सीखना, यानी सोशल के कॉन्टेक्स्ट में समझना, और यही सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, वह शिक्षक जो उसके छात्रों के लिए प्रेम और उनकी देखभाल करता है और साथ ही उन्हें अनुशासित भी कर लेता है, यानी एक ऐसा टीचर है जो अपने बच्चों को प्यार भी देगा, उसकी केयर भी करेगा और उसके साथ उस अपना डिसिप्लिन भी क्लास में मेंटेन करके रखता है, डिसिप्लिन बनाए रखता है, तो वो कैसा क्लासरूम होगा आपको ये बताना है। क्या वो क्लासरूम कैसा होगा आपको ये बताना है। डेमोक्रेटिक होगा, लोकतांत्रिक होगा, सेकंड निग्लेक्ट यानी सुस्त होगा। सुस्त कैसे हो गया, जहाँ पे वो टीचर उनको प्यार करेगा, उनकी केयर करेगा, उनके थॉट को समझेगा, उनसे उनके साथ इंटरेक्शन करेगा, तो वो बच्चा, क्या वो क्लासरूम एनवायरनमेंट सुस्त होगा? क्या वो बच्चा जो है वो फ्री एनवायरनमेंट जो है वो फील करेंगे, अपने आप को फ्री सोचेंगे कि हाँ भी हम फ्री है, हम यहाँ पे खुद को अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने विचार को बता सकते हैं, है ना, खुद करके सीख सकते हैं। तो ये एनवायरनमेंट सुस्त कैसे हो गया, ये तो साफ गलत। ठीक है, नेक्स्ट सत्तावादी। सत्तावादी क्या है कि गलत है, सिर्फ टीचर बोलते जा रहा है और बच्चा सुनता जा रहा है, इसको आप निरंकुश भी बोल सकते हैं, जो कि गलत है। फिर है अनुशंसा करने वाला, मतलब वही बात हो गई, ये सारे तीनों एक ही तरफ बोलते हैं जहाँ पे टीचर एक्टिव है और बच्चा पैसिव है, जो कि चीज गलत है। तो फर्स्ट है लोकतांत्रिक, मतलब फ्री एनवायरनमेंट, जहाँ बच्चे को फ्री एनवायरनमेंट देते हैं, जहाँ बच्चा फ्री होकर जो है कुछ अपना जो है क्रिएट कर सकता है, अपना फ्री होकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेगा और लर्निंग बाय डूइंग करेगा। तो यही एनवायरनमेंट सबसे अच्छा होता है और हमें बच्चे को फ्री एनवायरनमेंट देना होता है, लोकतांत्रिक एनवायरनमेंट देना होता है, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट देना होता है। तो ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड सेंटर पैडागोजी, इसका क्या मीनिंग है। हम पैडागोजी की बात करते हैं, टीचर के लिए क्या मीनिंग है। टीचर जो है बाल मनोविज्ञान जो आप जो है अपने ऊपर लीजिए, आप पढ़ रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, बच्चे को समझना पढ़ रहे हैं कि बच्चा में कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम कैसे समझेंगे, बच्चे में कोई गैप है तो हम कैसे इसको जो है रिफ्लेक्ट करके कैसे उसको रिकवर करेंगे, कैसे उसके गैप फिल करेंगे। तो सब क्या है, हम बच्चे को कैसे समझेंगे कि बच्चा हम जो है इसका इमोशनल, ज़्यादा इमोशनल है तो क्यों है, उसको ये प्रॉब्लम है तो क्यों है, हम कैसे सब बच्चे को समझते हैं, तो क्यों, और ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे, इसके लिए कि चिल्ड्रन को मेक चिल्ड्रन आंसर और टीचर क्वेश्चन, ताकि वो सिर्फ टीचर के क्वेश्चन का आंसर दे पाए। अरे भाई आंसर तो वैसे भी आपके डर से दे ही देगा, है ना, डर, डंडा दिखाओ आंसर दे, मतलब मारूंगी, वो वैसे डर के मारे आपका आंसर दे देगा। तो ये कोई लॉजिक पॉइंट नहीं हुआ। थर्ड, गिव नो स्कोप फॉर अ चाइल्ड एक्सपीरियंस। नो स्कोप, बच्चों को कोई एक्सपीरियंस स्कोप ही मत दो, उसको कुछ स्कोप ही मत दो, उसको कुछ करने मत दो, तो ये गलत है। मेक चिल्ड्रन रिप्रोड्यूस टेक्सचुअल नॉलेज, बच्चों को सिर्फ ज्ञान देना, किताबी ज्ञान, सिर्फ बुक दे दो, किताबी ज्ञान पढ़ा दिया, बात खत्म, कोई बाहर रियल लाइफ से नहीं जोड़ना, कोई कुछ उसको जो है लर्निंग बाय डूइंग नहीं करने देना। तो ये साफ गलत है, तीनों पॉइंट यहाँ पे आपके गलत है। सिर्फ एक ही पॉइंट है, बच्चों का मनोवैज्ञानिक प्लान फॉर द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के जो मनोवैज्ञानिक जो विकास है उसके लिए प्लान करना कि कैसे हम बच्चे को समझते हैं। और इस पैडागोजी में हम यही पढ़ते हैं, सारा पैडागोजी का खेल यही है कि हम उसकी भाषा को, वो हमसे कैसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, हमारी लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज को समझ पाए। और यह हमारे टीचिंग स्किल जो है उसको चेक करने के लिए होता है कि हमारे अंदर टीचर को बनने के गुण, कौशल, स्किल है या नहीं है। अगर हमारे सामने एक ऐसा बच्चा आ जाता है जो इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो क्या हम उसको कैसे फेस करेंगे, क्या हम उसकी प्रॉब्लम जान पाएंगे। अगर हमारे अंदर एक ऐसी क्लासरूम हमें मिल जाती है जो मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम है, जिसमें
बहुत सारी भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो हम उसको कैसे फेस करेंगे, उसको किस रूप में, किस सोर्स के रूप में लेंगे, क्या उसको एक प्रॉब्लम के रूप में लेंगे, क्या उसको एक रिसोर्स के रूप में लेंगे, तो ये भी बात समझने वाली होती है। तो इस चीज के लिए ये हमारी स्किल को चेक करने के लिए होता है, और हम बच्चे को कैसे, हम अपनी क्लास को कैसे मैनेज कर पाते हैं, ये उसको चेक करने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से एक प्रेरणा का कार्य नहीं है। यहाँ पे नॉट वर्ड आ गया, इसका मतलब साफ गलत है। मैंने कहा था कि सब क्वेश्चंस आपके सामने होंगे जहाँ पे नॉट, लीस्ट, एस्केप्ट ये वर्ड यूज करे, इसका मतलब गलत है, आपको नेगेटिव ढूंढना है। क्या? नेगेटिव। नॉट, एस्केप्ट, लीस्ट, इसका मतलब आपको नेगेटिव ढूंढना है, गलत ढूंढना है, कम इफेक्टिव ढूंढना है। ठीक है, अगर लेस इफेक्टिव बोलता है तब भी आपको जो है गलत में लोगे, इसका मतलब साफ नहीं है, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, नहीं मतलब नहीं। ठीक है, तो वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर क्लास में जो है अपनी मैं इस टॉपिक को, इस रिलेटेड क्वेश्चंस को, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके सामने लेकर आती हूँ, और इसका कंसेप्ट भी पूरा क्लियर किया था कि मोटिवेशन का क्या मतलब है, कितने टाइप की मोटिवेशन होती है, सब मैं क्लास में आपको बता चुकी हूँ। कौन सी मोटिवेशन बेस्ट होती है, इसका क्या रोल होता है, सब कुछ मैं क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही बताना है कि मोटिवेशन का कौन सा कार्य फंक्शन नहीं है, यानी हमें गलत ढूंढना है, और एक ही गलत होगा, वो कौन सा गलत है, ऑप्शन में देखिए। इट डायरेक्ट द बिहेवियर, यह सिर्फ आपके व्यवहार को निर्देशित करेगा, यानी व्यवहार को डायरेक्शन देगा। ठीक है, सेकंड, यह व्यवहार को आपके आपके जो बिहेवियर उसको बनाए रखेगा। यह जीव को सक्रिय या आपको एक्टिव करेगा। ठीक है, इट इंक्रीज रीजनिंग, या आपके तर्क को बढ़ाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको कौन सा लगता है, आप खुद ही बताओ। फोर्थ, आपके तर्क, आपके रीजनिंग, आपके लॉजिक जो है उन सबको बढ़ाता है मोटिवेशन। ठीक है, कैसे? अगर आप किसी चीज को जानने के लिए मोटिव होंगे, या अगर आप खुद इंटरनल मोटिवेशन होंगे, इंटरनल मोटिव होंगे, तो आप जो है किसी चीज में पार्टिसिपेट करोगे, उस चीज को जानने के लिए आप एक्टिव होंगे, तो उससे क्या होगा, आप सीखेंगे, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, स्किल अच्छे होंगे, रीजनिंग अच्छी होगी, लॉजिक अच्छा होगा। तो इसका मतलब इट इंक्रीज रीजनिंग इज बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर इज डी। यस, तो ये था आपके आज के कुछ क्वेश्चंस, जिसके थ्रू आज हमने फैक्ट समझे। बहुत सारे फैक्ट मैंने आपको समझाया, मोटिवेशन का बताया, थोड़ा बहुत है ना, थिंकिंग का कंसेप्ट क्लियर किया, फिर और भी जो है एक्टिव और पैसिव आपको ये बताया है ना। तो बहुत सारे फैक्ट क्लियर करे, बहुत सारे क्वेश्चन कराए, और कुछ क्वेश्चन में मिक्सअप क्वेश्चन थे, बाइलिंगुअल थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि आपने सिर्फ हमने देखे उसमें एक ही ऑप्शन सही है। पॉजिटिव क्वेश्चन भी थे, नेगेटिव क्वेश्चन भी थे, हर टाइप के मिक्सअप क्वेश्चन थे, बहुत सारी ट्रिक्स सीखी। एक ये थी आपकी एक मैथड क्लास, इसमें आज हमने बहुत सारी ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, फैक्ट सब कुछ जो है आज हमने क्लियर किया। ठीक है ना, इसके अलावा एक कल और मैथड क्लास होगी आपकी, जिसमें हम करेंगे कुछ और ट्रिक्स से मैं आपके सामने लेकर आऊंगी, कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और फैक्ट। और कल की क्लास हमारी लास्ट क्लास हो सकती है मे बी, जिसमें हम सारे फैक्ट को इन्वॉल्व करूंगी, सारे क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करूंगी, और सभी ट्रिक्स को इन्वॉल्व करके आपके लिए एक अच्छी कल मैथड क्लास फिर से लेकर आऊंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए मेरे भाई। आई एम श्योर, 100% श्योरिटी कि आप जो है सीटेट में 120 प्लस क्रॉस कर जाएंगे। प्लस में सीडीपी के सेक्शन में 30 आउट ऑफ 30 ले लेंगे, क्योंकि सीडीपी में जो है मेन सारा खेल पेडागोजी का ही है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को आप नोट कीजिए, बिना ज़्यादा मेहनत करे भी, बिना ज़्यादा पढ़े भी आप सिर्फ इन पॉइंट्स को, कुछ पॉइंट को, सिर्फ 4-5 जो मेरी वीडियो है सिर्फ इन्हीं को दे करके आप 120 प्लस तो लेंगे ही लेंगे। प्लस में 30 आउट ऑफ 30 जो है सीडीपी में डेफिनेटली स्कोर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं चलती हूँ। ठीक है ना, तो वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।